नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है विवाह। गोपी की बहू वंदना की शादी बेटे सुकेत से हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक गोपी के पति धीरेन्द्र का दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो जाती है। पति की मौत के बाद गोपी बहू वंदना और बेटा साकेत के साथ घर में ही रह रही थी। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद ही वंदना ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो अपनी सास को कुछ भी बुरा भला कह देती थी, क्योंकि धीरेन्द्र अपनी सारी जायदाद अपने बेटे सुकेत के नाम पे कर दी थी। तो अब गोपी के पास उसका खुद का कुछ नहीं बचा था, क्योंकि धीरेन्द्र को यह विश्वास था कि उसके जाने के बाद उसका बेटा सुकेत माँ गोपी का ख्याल रखेगा। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था, वंदना की बुरी हरकतों और बढ़ रही थी और इससे सुकेत भी उसका पूरा साथ दे रहा था। समय बीतता गया और पति की मौत के कुछ दिन बाद जब एक दिन गोपी अपने पति धीरेन्द्र के मोटे हाथ में लिए रो रही थी, तब बहू वहाँ वंदना आ जाती है। और अरे क्या माँ जी, आप भी अभी भी ससुर जी को लेकर रो रही हो? अब वो आपके रोने से वापस थोड़ी ना आएंगे। बेकार में अपनी तबीयत खराब कर लेती है और फिर आपको घर का काम ना करने का बहाना मिल जाता है। चलो जाइए, रसोई में जूठे बर्तन पड़े हैं, उसको साफ कीजिए। मुझे बाजार जाना है, कुछ काम है। बहू अपनी सास से कहती है। वंदना अपनी सास के साथ एक नौकरानी जैसा बर्ताव करती और इसमें गोपी का बेटा और वंदना का पति साकेत भी कुछ नहीं कहता। एक दिन वंदना और साकेत छुट्टियों के दिन घूमने जा रहे थे, तो सुकेत अपनी माँ से कहता है, माँ, वो अपनी मम्मी से कहता है, माँ मैं वंदना को लेकर 3 दिन के लिए छुट्टियां में घूमने जा रहा हूँ, तब तक आप घर में आराम से रहिएगा। वो अपनी माँ से कहता है, अरे बेटा, 3 दिन के लिए जा रहे हो और मैं इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहूंगी? और कुछ पैसे तो हाथ में दे दे जाओ। वो अपने बेटा से कहती है। पैसे पैसे की क्या जरूरत है? वो अपनी माँ से कहता है, घर पर दाल चावल सब पड़ा है, अपना देख लेता देना। लेकिन बेटा, उसकी बात नहीं है, मुझे दवाई लानी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो अपने बेटा से कहने लगी। अरे माँ जी, आपकी तबीयत तो साल के 12 महीने नहीं ठीक नहीं होते। ऐसा वैसा कुछ नहीं है और 3 दिन के लिए बिना दवाई लिए आप मर नहीं जाएगी, वो कह रही थी, यानी उसकी बहू। यह कहकर बहू और बेटा दोनों ही घूमने चले जाते हैं। उधर गोपी दवाई ना लाने की वजह से और बीमार हो जाती है कि उसकी उठने की भी हिम्मत नहीं रहती। पर जैसे तैसे वो अपना खाना बनाकर 3 दिन के लिए गुजारा करती है। ऐसे में जब 3 दिन बाद वंदना घर लौटी तो दिन के इकट्ठे पड़े जूठे बर्तन उनको देखकर उसका गुस्सा का ठिकाना नहीं रहता। वो तुरंत अपने सास के कमरे में जाकर लेटे हुए सास को कहती है। उसकी बहू आती है तो जाकर कहती है, अरे ऐसा भी क्या, आपके पैर में कांटा चुभ गया था जो आपने अपना खाना बनाकर खा तो लिया, लेकिन जूठे बर्तन मेरे लिए छोड़ दिए। उसकी बहू अपनी सास से कहने लगी, अरे बहू, मैंने 2 दिन से दवाई नहीं ली और इसमें मेरी तबीयत और बिगड़ गई है, मुझसे उठा नहीं जा रहा है। सर, तुम्हें तो पता है ना, मुझे ब्लड प्रेशर है। वो अपनी बहू से कहती है। लेकिन बस बस, यह सब आपका बहाना है। यह कहकर वंदना जूठे बर्तन साफ करने में लग जाती है और एक के बाद एक अपनी सासों को ताना देती है। सास कुछ नहीं बोलती और ना ही बेटा सुकेत अपनी पत्नी को कुछ कहता है। समय गुजरता जाता है और एक दिन जब वो भी टूटा हुआ अपना चश्मा लेकर अपने बेटे के पास जाती है ताकि वो नया चश्मा बना दे, तो बेटा कहता है अपनी माँ से, माँ, क्या माँ, इस महीने कितना खर्चा हो गया है? वो अपनी माँ से कहने लगा, अब आप नया खर्चा ला रही हो, बिना चश्मे के भी आप घर पे रह सकती हो, आपको बाहर का काम तो करना नहीं है, तो घर पे चश्मे की क्या जरूरत है? उसके बेटा अपनी माँ से कहने लगा। बेटा सकेत यह कहकर अपनी माँ को एक नया चश्मा लाकर देने से इनकार कर देता है और बहू वंदना भी अपनी सास के साथ एक नौकरानी जैसा
व्यवहार जारी रखती है। एक दिन जब गोपी घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तो इतने में एक चमकती हुई सफेद कार उसके घर के आंगन में सामने आकर खड़ी रहती है और गाड़ी में से एक सूट कोट में नौजवान उतरता है। गोपी को देखकर कहता है, अरे माँ, आपने यह खुद की क्या हालत बना रखी है? और घर के बाकी लोग कहाँ हैं? घर के नौकर नहीं है क्या? और पिताजी कहाँ है? आप आंगन में झाड़ू क्यों लगा रही हो? यानी उसका कोई बेटा आता है। माँ, माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं आपका बेटा हूँ, राघव। अरे राघव, तू आ गया बेटा। मेरे तेरे पिताजी नहीं रहे। इतने दिनों बाद माँ की और घर की याद आई। माँ, मैं कल ही विदेश से लौटा हूँ। और लेकिन पिताजी, ये सब कैसे हो गया? माँ, और मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, वो अपनी माँ से कहने लगा। फिर गोपी राघव को अंदर ले जाकर सारी बातें बताती है और अपने साथ बेटे और बहू ने मिलकर किए गए बुरे व्यवहार को भी बताती है। इतने में साकेत और पत्नी बंदा शॉपिंग करके घर आते तो राघव सुबोध को कहता है, यानी अपने भाई को कहता है, भाई, आपको शर्म नहीं आती? अपनी माँ से ऐसा व्यवहार करते हुए अपने भाई से कहने लगा, तुम मुझे यह कहने वाले कौन होते हो? भला भूलना मत कि तुम एक अनाथ हो जिसके मेरे माता पिता ने पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है, लेकिन तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं है। इसके नाते तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते। आपकी बात सही है, लेकिन मैं एक अनाथ हूँ, इसलिए जानता हूँ कि माता पिता क्या होते हैं। और गोपी माँ तो मेरी माँ है। मैं उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार होते हुए नहीं देख सकता। मैं उन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ, वो सबसे कहने लगा। राघव गोपी को माँ अपने साथ ले जाता है, उन्हें घर का मुखिया का दर्जा देता है। उधर राघव की पत्नी शीतल, जो विदेश में पढ़ी लिखी थी, फिर भी वह अपनी सास गोपी को बहुत आदर सत्कार में से रखती है। उन्हें घर का एक काम भी नहीं करने देती और माँ की तरह उनकी हर एक बातों का ध्यान रखती है। यह देखकर गोपी को बहुत दुख होता कि जब उसके अपने खुद खून के रिश्ते ने पति के जाने के बाद उसे एक नौकरानी बनाकर रखा, वही एक अनाथ बेटा आज उसे एक माँ की तरह ही आदर सम्मान से रख रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह कहानी देखने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल से।